नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम पीजीसीआईएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन में ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इंसुलेटर किस तरह से काम करते हैं, खासकर ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। मैं ये टॉपिक अलग से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। बस हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, हम कंफ्यूज उनकी ट्रांसमिशन रेंज में हो जाते हैं। कौन सा इंसुलेटर किस ट्रांसमिशन रेंज के लिए यूजफुल है और कौन सा इंसुलेटर किस जगह पे या किस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है। तो इसमें और भी कुछ पॉइंट्स भी आते हैं जो हम सारे इन क्वेश्चंस के साथ कवर कर लेंगे। सो दोस्तों आपको जैसे पता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है और ये लाइन काफी ज्यादा हैवी होती है। जो इसमें हम वायर यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम रीइंफोर्स स्टेनलेस स्टील वायर होता है जो काफी ज्यादा हैवी वायर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पोल के क्रॉस आर्म है, इसके साथ हम इंसुलेटर को अटैच कर देते हैं या इंसुलेटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो इंसुलेटर दो काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। एक तो ये कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा ये बिजली के रिसाव को रोक रहा है। अगर हम कंडक्टर को डायरेक्ट किसी वायर के साथ या फिर इसे किसी और एक ऐसे इक्विपमेंट के साथ जोड़ दे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है तो क्या होगा दोस्तों, तो बिजली में लीकेज करंट बढ़ जाएगा और ये पूरा जो आपका टावर है उसमें करंट फैल जाएगा। तो इंडक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडक्टर इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन लाइन कंडक्टर एंड सपोर्ट के। इसकी वजह से वायर पे एडिशनल स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है और कोई करंट लीक भी नहीं होता है। तो ये कुछ है इंसुलेटर की खासियत। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक टेबल मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। बेसिकली हम 3 से 4 तरह के इंसुलेटर पढ़ने वाले हैं। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं 99% ऑफ द टाइम इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये इंसुलेटर के नाम है जैसे सस्पेंशन टाइप, पिन टाइप, स्ट्रेन टाइप, पोस्ट टाइप और ये किस पर्पस के लिए यूज हुए हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जैसे कि सस्पेंशन टाइप हायर वोल्टेज के लिए यूज होता है। जब वोल्टेज मोर देन 33 kV हो तब हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं और ये कई सारी प्रोक्लेन डिस्क की मदद से बनता है। इसके ऊपर और क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है और इसकी जो वोल्टेज रेंज रहती है वो अप टू 33 kV तक रहती है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को हम डेड एंड पे या रिवर क्रॉसिंग पे यूज करते हैं। एंड पोस्ट टाइप इंसुलेटर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो। जहाँ पे प्रदूषण होता है दोस्तों वहाँ पे रिस्क होता है कि इंसुलेटर आपका खराब हो जाए या पंक्चर हो जाए, तो उस जगह पे हम पोस्ट टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ इंसुलेटर। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड वेयर देयर इज डेड एंड ऑफ द लाइन और देयर इज अ कॉर्नर और अ शार्प कर्व फॉर हाई वोल्टेज लाइन। उच्च वोल्टेज लाइन के लिए जहाँ लाइन का अंतिम छोर है या कोई कोना या तीव्र वक्र है वहाँ किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का उपयोग डेड एंड, रिवर क्रॉसिंग या कोई मोड़ हो उस जगह पे हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब बिजली के तार में मोड़ आता है या बिजली का तार अपने डेड एंड पे होता है उस समय दोस्तों तार पर काफी ज्यादा खिंचाव बढ़ जाता है। तो इसी खिंचाव को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। दोस्तों ये एक डायग्राम है स्ट्रेन इंसुलेटर का और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रेन इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है। वही बात करें सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर को हम वर्टिकली कनेक्ट करते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV तक की लाइन के लिए किया जाता है। एक पॉइंट और है और इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। और एक और पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए ये पोल है और ये ग्राउंड है तो स्ट्रेन इंसुलेटर का जो डिस्टेंस होना चाहिए ग्राउंड से वो एटलीस्ट 3 मीटर तक का होना ही चाहिए। तो एक ये कंडीशन आती है। और क्वेश्चन में ये पूछा जाए कभी कि स्ट्रेन इंसुलेटर को कैसे प्लेस करा जाता है, उसे प्लेस करा जाता है हॉरिजॉन्टली। इसकी वोल्टेज रेंज कितनी है, वो अप टू 33 kV है। इसकी लाइन क्लियरेंस कितनी है, वो 3 मीटर की इसकी लाइन क्लियरेंस है। तो ये कुछ इसके एडिशनल पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर की विफलता का सबसे आम कारण क्या है। देखिए 2 तरीके के फेलियर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इंसुलेटर को। एक है फ्लैश ओवर और सेकंड है पंक्चर। फ्लैश ओवर के बाद भी इंसुलेटर वर्किंग कंडीशन में रहता है, लेकिन जब इंसुलेटर पंक्चर हो जाए तो आपको इंसुलेटर को
रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है फ्लैश ओवर और पंक्चर में। फिलहाल जो सबसे कॉमन फेलियर है ओवरहेड इंसुलेटर का है वो है फ्लैश ओवर। देखिए और एक चीज हम यहाँ पे कवर करना चाहेंगे कि इंसुलेटर फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है क्रैकिंग ऑफ इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर पर क्रैक पड़ जाए। तो इंसुलेटर मेनली 3 मटेरियल का बना होता है। एक उसकी प्रोक्लेन बॉडी होती है इंसुलेटर की, सेकंड वन इज प्रोक्लेन के अंदर स्टील फिटिंग अरेंजमेंट होता है, क्योंकि हमें उसको ट्रांसमिशन लाइन में अटैच भी तो करना है दोस्तों, तो हमें स्टील फिटिंग अरेंजमेंट वहां पे करनी पड़ती है। और थर्ड वन होता है हमारा सीमेंट का यूज, ताकि प्रोक्लेन बॉडी और स्टील को आपस में जोड़ा जा सके। अब क्योंकि क्लाइमेट दोस्तों हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है, और खासकर भारत में तो क्लाइमेट हर 3 या 4 महीने में बदलता ही रहता है। तो जब क्लाइमेट बदलता है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, खासकर स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज होती है। हीट के टाइम पे ये एक्सपेंड होगा, और जब सर्दियां पड़ेंगी, यहाँ रात होगी, तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसा जब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है कोई चीज, तो वो दरारें उत्पन्न कर सकती है। तो इस वजह से इंसुलेटर क्रैक हो सकता है। दूसरा कारण क्या है इसका? पोरेसिटी इन इंसुलेशन मटेरियल। अगर प्रोक्लेन इंसुलेटर को लो टेम्परेचर की हीट पर बनाया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो इंसुलेटर बनेगा उसमें छोटे छोटे बहुत माइन्यूट होल बन जाएंगे। तो जब ये माइन्यूट होल क्या करेंगे, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर इंसुलेटर में मॉइस्चर आ गया तो उस केस में क्या हो सकता है, ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और तीसरा कारण क्या है? फ्लैश ओवर। देखिए फ्लैश ओवर के केस में क्या होता है कि अचानक से वोल्टेज सर्ज या हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाए लाइन कंडक्टर में। वो चाहे बिजली की वजह से हो सकता है, बिजली गिरने की वजह से हो सकता है, या अन्य कोई कारण से हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, इंसुलेटर ओवरहीट हो जाएगा या इंसुलेटर जल जाएगा। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं किसी भी इंसुलेटर फेलियर के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेस ऑफ इंसुलेटर फेलियर। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विफलता का मुख्य कारण नहीं है? देखिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्लैश ओवर इसका एक कारण है, पोरेसिटी ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्रियों में संदरता एक कारण है, मैकेनिकल स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मेन कारण नहीं है, लेकिन उन कारणों में से एक कारण बन सकता है। अगर इंसुलेटर को ठीक ताप पर ना पकाया जाए या उसका हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ना प्रोवाइड करा गया हो, तो उस केस में इंसुलेटर के अंदर कुछ वीक पोर्शन बन जाएंगे, कुछ जगह पे वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। और आपको पता ही है ऑलरेडी कि ट्रांसमिशन लाइन काफी ज्यादा हैवी होती है, काफी ज्यादा भारी होती है, तो जहां पे उसका वीक पोर्शन होगा वहां से वो क्रैक कर सकता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस का ये एक मतलब है। और जो लास्ट ऑप्शन है इंसुलेटर ग्लेजिंग। इंसुलेटर ग्लेजिंग इसलिए की जाती है ताकि हम इंसुलेटर को चिकना बना सके, और जब इंसुलेटर स्मूथ बनेगा तो उस पे कोई भी मॉइस्चर टिक नहीं सकता है, साथ साथ उसमें धूल भी नहीं टिकेगी। सो इंसुलेटर ग्लेजिंग इंसुलेटर की विफलता का कारण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर। पिन प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग 33 kV लाइन तक के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग 33 kV लाइन के ऊपर करें तो एक तो पिन टाइप इंसुलेटर बल्कि हो जाता है, और ये इकोनॉमिकली सुटेबल भी नहीं है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक बिजली को भेजना तो है, साथ में उसकी कॉस्ट को भी हमें कम से कम रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV के बाद नहीं कर पाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पिन टाइप इंसुलेटर के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं बियॉन्ड 33 kV, तो पिन टाइप इंसुलेटर के 2 मुख्य डिसएडवांटेज होते हैं। एक तो होता है बल्कीनेस और दूसरा होता है नॉट इकोनॉमिकल सुटेबल। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि पिन टाइप इंसुलेटर कौन से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। एक तो प्रोक्लेन, तो आप याद रख लीजिए इसका नाम, हर इंसुलेटर में ये तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? सिरामिक हो सकता है, सिलिकॉन रबर हो सकती है, पॉलीमर और ग्लास भी हो सकते हैं। दोस्तों ग्लास ज्यादातर यूरोपियन स्टेट यूज करता है, इसका रीजन क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। एंड ये होते हैं दोस्तों हमारे पिन टाइप इंसुलेटर। इसके ऊपर एक खांचा बना होता है, ये आप जो देख रहे हैं, इसी पे हमारा लाइन कंडक्टर या ट्रांसमिशन लाइन को फिक्स करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज सिमिलर टू पिन टाइप इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर पिन प्रकार के इंसुलेटर के समान है? पोस्ट टाइप इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर के समान होता है। दोस्तों इसका डिजाइन देखिए ऐसा होता है, ये हमारा पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, और अगर आप गौर करेंगे पिन टाइप इंसुलेटर से, ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है। पोस्ट टाइप इंसुलेटर में नंबर ऑफ डिस्क आपको ज्यादा नजर आ रही होंगी, और पोस्ट टाइप इंसुलेटर को वर्टिकली माउंट करा जाता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि इसकी यांत्रिक जो शक्ति है वो पिन टाइप इंसुलेटर से ज्यादा होती है, एंड ये हायर वोल्टेज के लिए यूज हो सकता है। और जहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन हो, यहाँ
इसे कह सकते हैं हार्श एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे हम पोस्ट टाइप इंसुलेटर का अधिकतर उपयोग करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलेटर इज नॉट सुटेबल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का इंसुलेटर वितरण प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके ऑप्शन है ए सस्पेंशन इंसुलेटर, बी पिन इंसुलेटर, सी स्ट्रेन इंसुलेटर, डी सैकल इंसुलेटर। देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज बियॉन्ड 33 kV किया जाता है और पिन और स्ट्रेन और सैकल इंसुलेटर का यूज अप टू और बिलो 33 kV करा जाता है, क्योंकि पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और सैकल इंसुलेटर इकोनॉमिकल होते हैं बिलो 33 kV। वहीं बात करें सस्पेंशन इंसुलेटर की, ये इकोनॉमिकल होता है अबव 33 kV। तो ऑप्टिमल चॉइस होगी आपकी कि हम पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन या सैकल इंसुलेटर का यूज करें बिलो 33 kV, क्योंकि ज्यादा इकोनॉमिकल भी रहते हैं और इजिली इंस्टॉल्ड भी हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। एंड दोस्तों एक और चीज, ये एक टेबल है जिसमें इंसुलेटर टाइप क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सुटेबल है या नहीं है और इसका रीजन क्या है, ये पूरा गिवन है। सस्पेंशन इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है। रीजन क्या है कि इनका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर सुटेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, इकोनॉमिकल रहते हैं और ये बहुत ज्यादा सिंपल चॉइस है। सबसे ज्यादा यूज पिन टाइप इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है दोस्तों, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिवर एंडिंग, डेड एंड, कॉर्नर में इसका यूज होता है और जहाँ पे हमें हाई टेंसाइल लोड की जरूरत होती है या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वहाँ पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। सैकल इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर का ब्रदर है, छोटा भाई है, इसको इस तरह से याद रखना। सैकल इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर का छोटा भाई है। जहाँ पे कम वोल्टेज की जरूरत होती है या जहाँ पे कम वोल्टेज लाइन होती है, वहाँ पे हम सैकल इंसुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन एंड प्रिवेंट लाइन सैगिंग व्हाइल आल्सो ऑफरिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। किस प्रकार का इंसुलेटर स्थिरीकरण प्रदान करता है और लाइन सैगिंग को रोकता है, साथ ही विद्युत इंसुलेशन भी प्रदान करता है। आपके ऑप्शन से ए सस्पेंशन इंसुलेटर, बी पिन इंसुलेटर, सी स्टे इंसुलेटर, डी ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों स्टे इंसुलेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है और लाइन सैगिंग को रोकता है। स्टे इंसुलेटर का दूसरा नाम होता है गाय इंसुलेटर। तो अगर क्वेश्चन में या ऑप्शन में कभी ये आए स्टे इंसुलेटर की जगह गाय इंसुलेटर आए तो दोनों का मतलब दोस्तों सेम है, कंफ्यूज मत होना। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा एक पोल है दोस्तों, ये हमारा एक गाय इंसुलेटर लगा हुआ है इस जगह पे और ये क्या कर रहा है, पोल को सपोर्ट तो दे ही रहा है, साथ में ये लाइन कंडक्टर को भी सपोर्ट दे रहा है, उसकी शैगिंग को भी रोक रहा है। जो हमारी ये वाली वायर है दोस्तों, ये मान लीजिए फर्स्ट वायर है और ये इसका सेकंड पार्ट है, तो इसके बीच में भी ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं दोस्तों, ये काउंटर वेट के लिए या फिर इसे बोल सकते हैं बैलेंसिंग के लिए यूज करे जाते हैं। और इनका जो बेसिक डिजाइन है दोस्तों, ये कुछ तरीके का डिजाइन होता है इसका। दोस्तों गाय इंसुलेटर लो टू मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए यूज होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैकल इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर। सैकल इंसुलेटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए लो वोल्टेज लाइन, बी हाई वोल्टेज लाइन, सी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, डी नन ऑफ दी अबव। दोस्तों ये एक एग्जांपल है सैकल इंसुलेटर का। ये कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन होता है और ये भाई होता है किसका, स्ट्रेन इंसुलेटर का। इस तरह से याद रखना, सैकल इंसुलेटर इज स्मॉल ब्रदर ऑफ स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर का ये छोटा भाई है। तो छोटा भाई है तो ये भाई इसका मतलब ये लो वोल्टेज लाइन के लिए अधिकतर यूज होता है। काम दोनों का सेम ही है। ये भी क्रॉस एंड में यूज होता है, रिवर एंडिंग में यूज होता है या फिर कॉर्नर में यूज होता है और ये भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दर्शाता है। इसकी जो वोल्टेज रेंज रहती है वो 11 kV तक की इसकी वोल्टेज रेंज रहती है। दोस्तों ये डिफरेंस है सैकल इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर के बीच में। आप देख सकते हैं कि दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या है, 11 kV और ये 33 kV और उसके ऊपर भी हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। इसकी लोअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है, इसकी हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है। डिजाइन इसका सिंपल डिजाइन होता है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। मटेरियल प्रोक्लेन डिस्क विद गैल्वेनाइज्ड स्टील और प्रोक्लेन डिस्क विद स्टील कोर। कॉस्ट सैकल इंसुलेटर सस्ता रहेगा और स्ट्रेन इंसुलेटर महंगा रहेगा। कॉस्ट डिपेंड करती है वोल्टेज रेंज पे भी। अगर इसकी वोल्टेज रेंज 33 kV हो जाए तो यही सैकल इंसुलेटर उस केस में महंगा हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस वोल्टेज रेंज के लिए किस इंसुलेटर की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। साइज की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट है, इसका साइज लार्ज और हैवी होता है। इंस्टॉलेशन ये आसानी से इंस्टॉल करा जाता
होता है, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन की या स्पेशलाइज्ड टूल की जरूरत होती है। मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस कम होती है और इसकी पीरियोडिक चेकिंग जरूरी है। एप्लीकेशन क्या है? लो वोल्टेज लाइन, ओवरहेड सर्विस एंड गाय वायर। ये हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए बेसिकली यूज होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इंसुलेटर इज परमानेंटली डैमेज्ड आफ्टर। एक इंसुलेटर डैश के बाद स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। दोस्तों हमने पहले भी बात करी थी शायद सेकंड क्वेश्चन में कि दो कंडीशन होती है जब इंसुलेटर सबसे ज्यादा डैमेज होता है। एक होता है फ्लैश ओवर और सेकंड वन होता है पंक्चर। अब फ्लैश ओवर को ऐसे समझते हैं दोस्तों कि एक नदी बह रही है और ये हमारा पुल है। अब नदी का पानी पुल के ऊपर से जाने लग जाए, नदी का पानी बढ़ा और वो पुल से ऊपर जाने लग गया, लेकिन इस केस में भी आपका पुल टूटा तो नहीं है। जब पानी का लेवल कम होगा तो आप पुल को बाद में यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा केस क्या है कि नदी का पानी बढ़ गया और पुल आपका डैमेज हो गया, पुल आपका टूट गया, तो उस केस में क्या आप पुल को दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा फ्लैश ओवर। पहली कंडीशन होगी फ्लैश ओवर की, दूसरी कंडीशन हो गई पंक्चर की। फ्लैश ओवर के केस में इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए फ्लैश ओवर के केस में जो करंट फ्लो करेगा, पहले तो हाई वोल्टेज करंट फ्लैश ओवर के केस में फ्लो करता है, वो करेगा इसकी बाहरी सतह पे। यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ से करंट पास हुआ, ये बाहरी सतह से करंट पास होता है फ्लैश ओवर के केस में। लेकिन जब पंक्चर होता है, ये हमारा फ्लैश ओवर हो गया, लेकिन जब पंक्चर होता है तो उस केस में करंट इसके अंदर से पास होगा और यहाँ से इसके एंड से निकलेगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? इंसुलेटर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा या क्रैक हो जाएगा। उसके बाद हम इंसुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पंक्चर और फ्लैश ओवर में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर हाई वोल्टेज मोर देन 33 kV डैश इंसुलेटर आर यूज्ड। 33 kV से अधिक उच्च वोल्टेज के लिए डैश इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। 33 kV से उच्च वोल्टेज के लिए हम कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? हम सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं। और इसमें दोस्तों कई छोटी छोटी डिस्क लगी होती हैं, इससे मिलकर सस्पेंशन इंसुलेटर बना होता है। अगर कोई डिस्क खराब हो गई तो हमें क्या करना है? सिंपल ये डिस्क को चेंज कर देना है नई डिस्क के साथ। इन केस ऑफ एनी फेलियर ये एक इजी प्रोसेस हो जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि सस्पेंशन इंसुलेटर को हम वर्टिकली, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, हम वर्टिकली कनेक्ट करते हैं और स्ट्रेन इंसुलेटर को हम हॉरिजॉन्टली लगाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर मेड अप ऑफ। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर डैश से बने होते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर दो मटेरियल से सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। एक होता है प्रोक्लेन एंड सेकंड वन इज ग्लास। ग्लास का उपयोग ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में यूज होता है। ग्लास की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोक्लेन से काफी अच्छी होती है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी काफी ज्यादा हाई होता है ग्लास का एज कम्पेयर टू प्रोक्लेन। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक ही कमी है। क्या कमी है दोस्तों? ग्लास के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर की जगह कंडक्टर का काम करने लग जाएगा। क्योंकि इंडिया में मौसम काफी ज्यादा चेंज होता है, सो ये एक्चुअली में ज्यादा फिजिबल नहीं रहते हैं। प्रोक्लेन इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है इंसुलेटर के लिए। देखिए ये एक इंसुलेटर है जिनको वर्टिकली लगाया गया है, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रकार है। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंसुलेटर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो इसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान के चलिए ये एक केबल है, ये केबल कितना इलेक्ट्रिकल वोल्टेज झेल सकती है बिना डैमेज हुए, ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताती है। मान लीजिए अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 वोल्ट है, इसका मतलब ये 1000 वोल्ट तक का करंट आसानी से झेल सकती है। 1000 वोल्ट तक ये डैमेज नहीं होगी और ये कोई भी करंट को पास नहीं करेगी। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें। तो ये हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताती है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन में, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भारी केबलों को उसमें इंस्टॉल करना होता है। ये वेदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि जितना हार्श वेदर इंसुलेटर झेल सकता है उतनी ही अच्छी उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को माना जाता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो प्रोक्लेन ऐसा मटेरियल है जो हम इजिली इंडिया में अवेलेबल हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑलरेडी वैसे भी है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोक्लेन इंसुलेटर आर ग्लेज्ड सो एज टू। चीनी मिट्टी के इंसुलेटर को चमकदार क्यों बनाया जाता है? देखिए प्राइमरी रीजन क्या है चीनी मिट्टी को चमकदार बनाने का? एक तो ये मॉइस्चर को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स या कोई भी मॉइस्चर इसकी सतह पर टिक नहीं पाएगा। और दूसरा ये कुछ गैसेस को
रिएक्ट करने से बचाता है, जैसे ओजोन गैस। तो ओजोन पार्टिकल प्रोक्लेन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिग्रेड करते हैं, या प्रोक्लेन की क्वालिटी को ये डिग्रेड करते हैं। तो ये ग्लेजिंग क्या करता है, ग्लेजिंग एक तरीके का प्रोटेक्शन बैरियर है। हम ग्लेजिंग में जो इंसुलेटर है उसे बिल्कुल चिकना बना रहे हैं, उसको बिल्कुल स्मूथ बना रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क टाइप इंसुलेटर एम्प्लॉयड एज सस्पेंशन इंसुलेटर है। सस्पेंशन इंसुलेटर के रूप में प्रयुक्त डिस्क प्रकार के इंसुलेटर में डैश होता है। अभी हम 2-3 बार इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्क जो लगाई जाती है सस्पेंशन इंसुलेटर में वो दोस्तों वर्टिकली कनेक्ट होती है। वर्टिकली कनेक्ट हुई तो क्या हुआ दोस्तों, इसका क्या फायदा है, एक तो जो करंट फ्लो होता है, जो लीकेज करंट फ्लो होगा अर्थ की तरफ, तो लीकेज करंट का पाथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब लीकेज करंट का पाथ बढ़ जाएगा तो फ्लैश ओवर का चांस भी मिनिमाइज हो जाएगा, और ये ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, और इनका मेंटेनेंस इजी होता है। मान लीजिए एक डिस्क खराब हुआ तो हमने इसको रिमूव करा डिस्क को, और हमने नया डिस्क यहाँ पे लगा दिया, तो इसका इजी मेंटेनेंस भी इसका एक कारण है। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिन टाइप इंसुलेटर आर मोस्टली सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। पिन प्रकार के इंसुलेटर अधिकतर किस प्रकार के यांत्रिक तनाव के अधीन होते हैं। पिन प्रकार के इंसुलेटर दो तरह के यांत्रिक तनाव के अधीन होते हैं, एक होता है टेंसाइल एंड दूसरा होता है कंप्रेसिव। देखिए आप इसमें जैसे नोट कर रहे होंगे, पिन टाइप इंसुलेटर को कुछ इस डायरेक्शन में प्लेस करा जाता है, इसके टॉप में सांचा बना होता है, उस पे हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर है काफी ज्यादा हैवी है और ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड की तरफ को फोर्स लगाएगा। इसी फोर्स को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस किस कंडीशन में लगता है दोस्तों, जब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगे तो वो होता है टेंसाइल फोर्स। ऊपर की तरफ फोर्स कब लगेगा, मान लीजिए कि ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर लगा हुआ है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ और क्या होता है वायर में सैग उत्पन्न हो जाता है, एक ढीलापन आ जाता है। तो जब ढीलापन आएगा दोस्तों तो जो वायर है वो थोड़ा डाउनवर्ड चली जाएगी, तो जो वायर फोर्स लगाएगी इसके ऊपर अब वो इसको अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो उस केस में इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो ये दोनों स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस पिन टाइप इंसुलेटर में लगते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लास इंसुलेटर कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज अबव। ग्लास इंसुलेटर की काफी ज्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं 140 kV पर mm तक इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। यानी कि मान लीजिए ये एक वायर है और ये जो एक पार्ट है ये 1 mm का है, तो ये 1 mm का पार्ट 140 kV वोल्टेज को झेलने की क्षमता रखता है, और ग्लास मैकेनिकली प्रोक्लेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बस इसका एक ही मेन डिसएडवांटेज है, ये मॉइस्चर को इजिली ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें लीकेज करंट का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से ग्लास इंसुलेटर का जो यूज होता है वो अप टू 25 kV लाइन तक का यूज होता है। लेकिन अगर कोई ड्राई एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ओस का खतरा नहीं है, तो वहाँ पे हम 50 kV तक की लाइन में इसका यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट पोसेस। एक अच्छे इंसुलेशन सामग्री में डैश नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक अच्छे इंसुलेशन सामग्री में क्या क्या होना जरूरी है। इसका सबसे पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए, इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, ये नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, यानी कि ये जल्दी से आग ना पकड़े ऐसा मटेरियल होना चाहिए, ये ऑयल को, लिक्विड को, गैस को, एसिड को रेजिस्ट करने वाला मटेरियल होना चाहिए, और ये मटेरियल जल्दी से डिग्रेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जल्दी खराब ना हो। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी गुड होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही ये गर्मी को झेल पाएगा। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, इसकी थर्मल स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए, और इसमें यूनिफॉर्म विस्कोसिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म विस्कोसिटी क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म विस्कोसिटी होता है कि जो मटेरियल है तो उसके हर एक सेक्शन में सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और सेम थर्मल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मान लीजिए ए है, तो इस जगह पे भी इसकी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ए होनी चाहिए। तो ये होता है यूनिफॉर्म विस्कोसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म विस्कोसिटी हुई दोस्तों तो क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्किंग हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर। आर्किंग हॉर्न का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन से ए प्रोटेक्टिंग इंसुलेटर फ्रॉम बर्ड्स, बी प्रोटेक्टिंग इंसुलेटर फ्रॉम क्रैकिंग और ब्रेकिंग ड्यू टू फ्लैश ओवर, सी इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, डी प्रोटेक्टिंग इंसुलेटर फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ डर्ट। दोस्तों आर्किंग इंसुलेटर का काम होता है एक अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड करवाना लीकेज करंट को। देखिए आर्किंग हॉर्न का डिजाइन कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा आर्किंग हॉर्न होता है और ये गार्ड रिंग होती है। तो जब इनकेस कभी हाई वोल्टेज फ्लो करेगा, और क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, तो मोस्ट ऑफ द जो करंट होगा वो आर्किंग हॉर्न के थ्रू पास होगा
और ये जो गार्ड रिंग है दोस्तों ये कनेक्ट होता है अर्थिंग से। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों, आपका लीकेज करंट फ्लो हुआ गार्ड रिंग से डायरेक्ट अर्थ की तरफ। तो जो आपके इंसुलेटर है वो फ्लैश ओवर से बच जाते हैं। ये फ्लैश ओवर प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।